हाँ, सो नेक्स्ट नाउ अब हमें डिस्कस करना है वेरी इंपॉर्टेंट, देखो स्टार लगा लो, मैंने तो लगा लिया है, दैट इज कूलम्स लॉ। ओके, बहुत ही इजी है कूलम्स लॉ। पता नहीं स्टूडेंट को जब समझते हैं तब तो इजी लगता है, लेकिन फिर थोड़ा टाइम होने के बाद भूल जाते हैं। ऐसे भूलने जैसा कुछ है नहीं इसमें। ओके, अभी तुम देखोगे ना तो तुम्हें तुम्हारा कोई पहले वाला रूल याद आ जाएगा या लॉ याद आ जाएगा, उसके जैसा ही है। ओके, मैं अभी पूछूंगा पढ़ने के बाद कि कुछ याद आ रहा है, लेकिन कूलम नाम के साइंटिस्ट जो हम बोलते हैं ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज, तो वो जो कूलम बोलते हैं ना वो साइंटिस्ट के नाम से ही यूनिट है। तो कूलम ने ही लॉ दिया था, कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ क्या क्या देता है, क्या है हमें? कूलम्स लॉ हमें दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू देता है। मतलब दो चार्ज है, अगर दो लाइक चार्जेस होंगे तो उनके बीच में रिपल्जन होगा, दो अनलाइक चार्जेस होंगे तो उनके बीच में एट्रैक्शन होगा। तो एट्रैक्शन एंड रिपल्जन व्हाट आर दे आर द फोर्स। अगर एट्रैक्शन हो रहा है तो एट्रैक्शन फोर्स, और रिपल्जन हो रहा है तो रिपल्जन फोर्स। तो फोर्स मतलब उसका कुछ वैल्यू तो होगा ना। ओके, जैसे हम निकालते हैं न्यूटन में। ओके, तो ये फोर्स कितना है, दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, वो हमें दिया है कूलम्स ने। ओके, बहुत ही इजी है, डाउट हो तो पूछ लेना, डाउट नहीं रहेगा, बहुत ही इजी थियरी है। ओके, देखो सपोज हमने दो लाइक चार्जेस लिए हुए हैं, ध्यान से समझना, ये भी पॉजिटिव लिया है और ये भी पॉजिटिव लिया है, दोनों पॉजिटिव लिया है, मतलब दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा इस केस में? कोई भी केस हो सकता है, लेकिन हमने जो लिया है उस केस में दोनों के लिए, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? रिपल्जन, क्योंकि लाइक फोर्स है। तो लाइक फोर्स है तो दोनों के बीच में रिपल्जन होगा। रिपल्जन मतलब क्या कि दोनों को जिस लाइन से हम नजदीक लाएंगे, जिस लाइन ऑफ कांटेक्ट से हम उनको नजदीक लाएंगे, उसी लाइन में वो लोग दूर जाएंगे। ओके, फिर ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको ऐसे नजदीक ला रहा हूं तो वो इस साइड जाएगा, वो जिस डायरेक्शन से आएगा उसी डायरेक्शन में रिपल्जन होगा। तो ये उनकी लाइन ऑफ कांटेक्ट है। और दोनों को नजदीक लाएंगे तो रिपल्जन फोर्स लगेगा ऐसे बाहर की तरफ, और उसको हमने नाम दे दिया है रिपल्जन फोर्स F। इसका हमने नाम दे दिया है Q1, इसका हमने नाम दे दिया है Q2, मतलब चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2। तो सिंपली कूलम ने क्या बोला? कूलम ने बोला कि जो भी दो हमने फोर्स लिए, जो भी दो हमने चार्ज लिए, वो दोनों चार्ज वेदर दे आर लाइक चार्ज और वेदर दे आर अनलाइक चार्ज, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव फोर्स और अनलाइक चार्जेस होंगे तो एट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन जो भी फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो चार्ज है उनके प्रोडक्ट के। ओके, एक तो कूलम ने क्या बोला कि फोर्स जो होता है, ओके, फोर्स मतलब रिपल्सिव, और वो तो डिपेंड है कि तुमने चार्ज कौन सा लिया हुआ है। तो हम हर बार नहीं बोलेंगे कि कौन सा फोर्स, वो तो जो हम, अगर हमने दोनों लाइक चार्जेस लिए हुए हैं, सेम चार्जेस लिए हुए तो रिपल्सिव होगा, और अनलाइक चार्जेस लिए हुए तो एट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन ये जो फोर्स है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कूलम, कि ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो दोनों चार्ज है उनका प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है फोर्स। और दूसरा ये भी बताया कि ये जो फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में, वो ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये दो सेंटेंस पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताए, वो हमें हमारे सिलेबस में भी नहीं है कि उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट क्या किया। ये उनका कंक्लूजन है, एक्सपेरिमेंट का उनका कंक्लूजन है क्या, कि ये जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसकी वैल्यू दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो उन्होंने बताया तो उन्होंने कंबाइन कर दिया दोनों को, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए तो हम यहां पर लिख देते हैं K, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, स्मॉल k, क्योंकि अभी आगे बिग K भी आएगा, कैपिटल K। तो ये जो स्मॉल k है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अभी तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, हम लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या? हाँ, जिसमें चार्ज रेस्ट पे हो तभी हम स्टडी कर रहे हैं।
ओके, चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज मूविंग में नहीं है। ओके, सो के है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू तुम लोगों को जैसे ई की वैल्यू याद रखने की मैंने बोली है, तो ये दूसरा आ गया वैल्यू, ये भी तुम्हें याद रखना है हमेशा के लिए, विच इज k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर इट्स वैल्यू, k की वैल्यू क्या आती है 9 into 10⁻⁹। देखो कितनी इजी वैल्यू है, 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट के साथ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट k, तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू क्या होगी 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, फिर से बोल रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं, साथ साथ में तुम भी बोलो तो याद रह जाए। k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, which is equals to 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, 4 तो पता है नंबर है, पाई हमें पता है कांस्टेंट है, एंड एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ओके, मतलब कि मीडियम की प्रॉपर्टी है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। मतलब ये दो चार्ज तुमने लिए हुए हैं, तो कहाँ लिए हुए हैं, पानी में लिए हुए हैं, वैक्यूम में लिए हुए हैं, एयर में लिए हुए हैं, ओके, ब्लड में लिए हुए हैं, कहाँ पे लिए हुए हैं, तो वो मीडियम की प्रॉपर्टी है। ओके, सो एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट है। ओके, और अगर तुम लोग बोलोगे कि दो चार्जेस हमने वैक्यूम में, फ्री स्पेस में नहीं, हमने पानी में लिए हुए हैं, तो फिर यहाँ पे पानी की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लेनी पड़ेगी। ओके, तो वो गिवन होगी, वो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए और वैक्यूम के लिए तुम्हें याद रखनी है उसकी वैल्यू, विच इज 8.85 into 10⁻⁻12, और इसका उल्टा यूनिट कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो ना, ये 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो फिर एप्सिलॉन नॉट उसका उल्टा ही यूनिट हो जाएगा, तो क्या हो गया 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर से एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और से वैक्यूम, ओके, जिसकी वैल्यू है 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वो चार्ज की वैल्यू हमने याद रखी, और यहाँ पर और दो वैल्यू हमने याद रखी, 8.85 into 10⁻⁻12 एंड 9 into 10⁻⁹। ओके, अगर तुम यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो भी वही आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें याद ना रहे, जैसे कि यहाँ से तुम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालो, 1/4 पाई 22/7 ले लो या 3.14 ले लो, और 9 into 10⁻⁹ को इधर ले आओ और एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ, यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तो यही आंसर आएगा। ओके, वो सब हमें करना नहीं है, हमें याद रखना है, हमें याद रखना है, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, न्यूमेरिकल इतने लंबे लंबे होंगे ना कैलकुलेशन, वो सब हम नहीं कर सकते, याद ही रखनी है वैल्यू। ओके, जितना हो सके उतना याद रख लो, सो दैट कैलकुलेशन में और ज्यादा सोचने में, डेरिवेशन में हमारा टाइम ना जाए, क्योंकि पेपर इजी आएगा तो भी चैलेंज क्या है, पूरा का पूरा अच्छे हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना। ओके, अच्छे हैंडराइटिंग में पूरा का पूरा, हमें सब कुछ आता है तो सब कुछ अच्छे हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना भी एक चैलेंज है, क्योंकि कैलकुलेशन टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ओके, तो और वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिस से होगा, कैलकुलेशन प्रैक्टिस से होगा। तुम बोलोगे कि हाँ कैलकुलेशन में क्या है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, एलसीएम लेना है, हाँ वही करना है, लेकिन प्रैक्टिस होगी तो फटाफट होगा, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर टेबल तो याद नहीं होंगे, तो फिर करना पड़ेगा 17 7 हाँ ये 7 7 49 9 4 ऐसे करना पड़ेगा फिर। ओके, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो उतनी करना। ओके, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है, वो कल एग्जाम है तो आज तुम अगर रिवीजन कर रहे हो तब वैसे रिवीजन कि हाँ इसमें ये कंसेप्ट है, इसमें ये कंसेप्ट है, तो अगले दिन हम प्रैक्टिस करके नहीं कर सकते, नहीं तो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगले दिन से पहले पूरे साल जब भी करें हम, तब गिन गिन कर प्रैक्टिस करनी है। छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर से मैंने जैसे अभी बताया कि 4 की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखो और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो, और मुझे ये लेके बताओ 9 into 10⁻⁹ आंसर आना चाहिए, वो भी करना होगा। इतनी ये छोटी कैलकुलेशन है, लेकिन वो भी करो, वो करोगे तब तुम्हें प्रैक्टिस होगी। फिर वो वाली प्रैक्टिस करना, कौन सी, स्क्वायर रूट वाली, वो 8th के मैथ्स में हम पढ़े थे, वो जैसे 20 का स्क्वायर रूट निकालो,
ओके तो 16 का पता है, 25 का पता है, 20 का कैसे निकाले, तो वो मेथड हमने समझी थी, याद हो तो, वो डबल डबल डिजिट लेने थे। ओके तो उसकी भी प्रैक्टिस करो। तुम्हें आता है वेल एंड गुड, लेकिन आना और कम टाइम में लिखना दोनों अलग बातें हैं। जैसे हमने अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल 11th में अभी लॉग टेबल वाले किए लास्ट में इक्विलिब्रियम के, तो लॉग टेबल देखना आना दैट इज गुड, आना तो चाहिए ही, नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल ही नहीं होंगे। लेकिन आना और फटाफट फिर वो लॉग टेबल देखने में तुमने 3 मिनट गंवा दिए, तो 3 मिनट में लॉग टेबल थोड़ी देखना है। ओके एक वैल्यू 3 सेकंड में देखनी है, तो फास्ट भी करना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन टेक्स टाइम। ओके दैट्स व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग। तो सिंपली यहां पर क्या बोला, पहले 2 ही सेंटेंस बोले और दोनों सेंटेंस को मर्ज कर दिया है, क्या कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them। यही है कूलम्स लॉ। और ये जो K है, व्हाट इज K, तो K इज अ कांस्टेंट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और फॉर्मूला में देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। उसका यूनिट है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और उसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12। ये किसके लिए? ये है फ्री स्पेस के लिए। अगर मैंने दोनों चार्जेस को पानी में रख दिया, तो अभी मैं बोल रहा हूं वो याद रखो क्योंकि ये यहां लिखा हुआ नहीं है, तो अगर पानी में रख दिया तो ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कम है फ्री स्पेस की। बाकी जहां पर भी तुम जाओगे वो मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इससे ज्यादा ही होगी। इससे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सपोज तुमने पानी में रख दिया तो पानी की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज्यादा होगी। अगर पानी की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ये ज्यादा हो गई, अगर ये ज्यादा हुई तो के की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ज्यादा हुआ तो के क्या आएगा? कम आएगा। और अगर के कम आया तो फोर्स क्या आएगा? कम आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके मतलब दो चार्ज के बीच में, फिर से एक बार बताता हूं क्या बोल रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस की वैल्यू है। अभी तुम उसमें, उसके बाद तुम एयर में चले जाओ, तुम वाटर में चले जाओ, तुम कहीं पर भी कोई ऑयल में चले जाओ, ओके कहीं पर भी ये दो चार्ज को रखोगे, सबके लिए फॉर ऑल उनकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू इससे ज्यादा ही होगी। 8.85 × 10⁻12 से ज्यादा ही होगी। तो उससे एक कंक्लूजन मिल जाता है हमें। क्या कंक्लूजन मिल रहा है? अगर, और उसको हम एप्सिलॉन नॉट नहीं बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट साइन, ये जो डिनोटेशन हम कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, इट इज फॉर द फ्री स्पेस। और बाकी सारे मीडियम के लिए हम सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे। इसको बोला जाता है एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन। ओके तो उसमें हम एप्सिलॉन लिखेंगे, और ये है नॉट और जीरो जो भी बोलो। ओके तो एप्सिलॉन नॉट, और उसके लिए कोई दूसरे मीडियम के लिए हम क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन। उसकी वैल्यू हमें याद नहीं रखनी है, हमें फ्री स्पेस की वैल्यू याद रखनी है। अगर कोई मीडियम गिवन होगा तो उसकी एप्सिलॉन की वैल्यू हमें गिवन होगी। ओके और अगर नहीं गिवन है यही उठा लो, नहीं गिवन है तो जो याद है हमें वही ले लेनी है। ओके लिख देना है वहां पर, एज्यूमिंग दैट चार्जेस आर इन द फ्री स्पेस और टेकिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। वैसे लिख देना है सेंटेंस और फिर लेना है। ओके तो वो हमने लिख दिया। अब देखो मैं जो बता रहा था वो मैंने क्या बोला, सारे मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू ये एप्सिलॉन की वैल्यू से ज्यादा होगी। तो अगर ये एप्सिलॉन की वैल्यू से बाकी सारे मीडियम के एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा है तो ये ज्यादा हो गई। फॉर्मूला में अगर एप्सिलॉन ज्यादा हो गया तो के क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर के कम हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब फोर्स बिटवीन द टू चार्ज क्या हो गया? कम हो गया। फॉर ऑल मतलब दो चार्ज के बीच में रिपल्जन फोर्स हो या अट्रैक्शन फोर्स हो, सबसे ज्यादा कहां लगेगा? इफ दे आर प्लेस्ड इन दी फ्री स्पेस और वैक्यूम। और फिर वहां से उठा के तुम कहीं पर भी उनको ले जाओ, सपोज पानी में ले जाओ, ऑयल में ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, तो उनके बीच का फोर्स वेदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव वो हमेशा कम ही होगा उसकी कंपेयर में, फ्री स्पेस में जो लग रहा था उसकी कंपेयर।
समझ में आ गया? ये लिखा नहीं है इसलिए बार बार बोल रहा हूं। तो ये पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स में भी पूछा जा सकता है कि दो चार्जेस के बीच का से रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स विल बी ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द फोर्सेस बिटवीन देम इन द वैक्यूम। तो दैट इज ट्रू, हमेशा वो कम ही होगा। ओके, वैक्यूम की कंपेयर में दूसरे कोई भी मीडियम में उनको रख दो तो उनके बीच का फोर्स क्या होगा? कम ही होगा। रिपल्जन फोर्स भी कम होगा और अट्रैक्शन फोर्स भी कम। डन, समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो ये है हमारा कूलम्स लॉ। अंडरस्टूड, सिंपल था। अब ये कूलम्स लॉ हम पढ़े थे, ये क्या है? फोर्स। और फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया, लेकिन डायरेक्शन के बारे में अभी हमने बात की नहीं। तो डायरेक्शन के लिए अगेन कूलम्स लॉ ही हम डिस्कस करने वाले हैं, बट इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है वो भी। तो यहाँ पर तो सिंपल है, दो चार्जेस है तो दोनों चार्जेस को कनेक्ट करने वाली जो सेंटर टू सेंटर वाली लाइन होगी उसके बीच में ही लगेगा, लेकिन बहुत सारे चार्जेस होंगे तब। ओके, तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये कूलम्स लॉ यहां तक का समझ में आ गया। ओके, तो ये था कूलम्स लॉ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।